Right. Good evening to all the audience. I am Captain Vipul Chaudhary, your host for the evening, co-founder of Value Talks and partner in Olive Green Consultant. We are a full-fledged financial services company. With me today is my partner Jitendra Chaudhary, who handles the financial portfolio side of the business. Jitendra is a SEBI registered investment advisor, MFI qualified, IRDA qualified, also certified by the Reliance Finance Academy for goal-based market planning and QFPP qualified. He has more than 17 plus years of experience in the financial advisory and investment and wealth management industry. With us today, he joins us to help us understand as to how armed forces officers, when they are coming out of the army, how they can invest and deploy their retirement corpus so that they can plan their cash flows post retirement, have enough of liquidity when they need. There is no risk to the investments they do, and there is also a growth in the wealth of, I mean, in the corpus they have invested. तो जितेंद्र, इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपसे आज इस टॉक को शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे पास आज लगभग 30 से अधिक सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जब रिटायर होते हैं तो इनको लगभग 1 सवा करोड़ के आसपास का जो कि जीवन भर की कमाई का मेहनताना है, जिसमें ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, इस तरह से करके कुल मिलाकर इनको लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपया मिलता है। उस पैसे को कैसे ये सुरक्षित तौर पर निवेश करें ताकि इनका पैसा बिल्कुल सेफ रहे और साथ ही इनको एक डिसेंट रिटर्न भी मिले, और अगर इन्हें आवश्यकता पड़े तो कैसे उस पैसे को समय समय पर अपने उन जरूरतों को पूरा करें। जी, शुरुआत में तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे पास पैसा होता है, चाहे वो रिटायरमेंट का पैसा हो या हमारा जो हमने सेव करके रखा है उसको इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो दो जो स्वभाव है आदमी के या इंसान के, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एक होता है डर और दूसरा होता है लालच। तो जब भी हमें पैसा दिखता है तो हम दो चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। या तो डर हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता है, या वो लालच है जो पैसे को जल्दी से जल्दी डबल ट्रिपल करने का जो एक नोशन रन करता है, वो हमें कहीं ना कहीं गलत डिसीजंस की तरफ ले जाता है। तो मैंने जनरली देखा है कि जब लोग रिटायर होके आते हैं तो एक सब्सटेंशियल सा अमाउंट लेकर आते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि इसको किस डायरेक्शन में या किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट बैंक्स हो गए या कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, वो क्लाइंट्स के इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, लालच और डर दोनों को, उनको इन्फ्लुएंस करती है और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ की उनका फायदा तो नहीं होता है उतना जितना होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टमेंट सही है गलत है, उससे उनको क्या मिलने वाला है, अभी रेगुलर इनकम मिलेगी या आगे चल के ग्रोथ मिलेगी, वो बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो आज मैं कोशिश ये करूंगा कि इस डिस्कशन के दौरान ये क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप चीजों को कैसे सिंपल रख सकते हैं और इन दो फैक्टर से, लालच और डर से बचते हुए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हुए अपने लिए रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हम लोग बात करें उन ऑफिसर्स की जो सुपर एनुएट करके निकले और उनके पास तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास का, या मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास का एक लमसम अमाउंट है, तो उसको किस तरीके से डिप्लॉय करना चाहिए सो दैट दे कैन जनरेट अ रेगुलर इनकम। तो जनरली जब हम इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाते हैं, मैंने काफी सारे ऑफिसर्स के लिए काम किया है जो रिटायरमेंट के बाद मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे ये मेरी राय ली और उस राय के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया। तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस पैसे को। 30 to 40% पैसा जो है उसको रखा जाता है रेगुलर इनकम और कंटिजेंसीज के लिए। तो अगर आपको मान लीजिए पेंशन तो आएगी आएगी, पेंशन के साथ कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, आपको लगता है कि आपकी पेंशन सफिशिएंट नहीं है और 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये 30 से 40% पैसा है वो आपको वो एडिशनल इनकम देने में काम आता है। उसके बाद जो बचा हुआ 60 से 70% पैसा है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट किया जाता है। आइडिया बेसिकली ये है कि हम रेगुलर इनकम तो ले ही ले, साथ में अपने पैसे को थोड़ा सा ग्रो करें, जिससे कि महंगाई को हम कहीं ना कहीं काउंटर करते रहे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका सारा पैसा एक दिन में तो यूज होगा नहीं।
तकरीबन आपकी जो नॉन वर्किंग लाइफ है या रिटायरमेंट लाइफ है वो 20 से लेके 30 साल की होगी, तो ये पैसा आपको अगले 20 से 30 साल तक चाहिए। तो आप अगर इसको बहुत सेफ करके चलेंगे, बहुत कंजर्वेटिव करके चलेंगे और सिर्फ एफडीज जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ भी देखनी है। तो 30 से 40% पैसा तो सेफ्टी की तरफ जाता है, कंटीजेंसीज की तरफ जाता है, रेगुलर इनकम की तरफ जाता है। बाकी बचाओ 60 से 70% पैसा जो है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है जहाँ पे महंगाई से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल हो, मे बी 10, 12, 15% का रिटर्न निकल कर आ सके, जिससे कि ये पोर्टफोलियो लंबे टाइम तक चले और आपकी जो रिटायरमेंट इनकम है वो महंगाई के साथ साथ बढ़ती रहे और आप अपने खर्चे चलाते रहे। आप क्या कुछ इस तरह का कोई फ्लो चार्ट या एक्सेल या कोई इस तरह का कैलकुलेशन दिखा पाएंगे जहां इस पैसे को डिवाइड करके आप बता पाएं कि इसमें से इतना रिटर्न आएगा, इसमें ये है, और इसकी ये सेफ्टी है, इससे इस तरह का मंथली इनकम आएगा, अगर उससे थोड़ा सा और बेटर आइडिया लगेगा। जी बिल्कुल, कोशिश करूंगा। एक एक्सेल शीट शेयर करता हूँ अभी मैं ऑडियंस के साथ में, और कोशिश करूंगा जितना हो सके उन नंबर्स को समझाने की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये टूल है जो मैंने बनाया है, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और इसमें कुछ अजम्पशंस ली हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और ये टूल कैसे काम करता है इस बारे में भी मैं बताऊंगा इसको डिस्कस करते हुए। तो बेसिकली इसमें जो कुछ डिटेल्स है जो फिल करते हैं हम अभी बैठ के, मिस्टर राम के लिए बनाते हैं पोर्टफोलियो जिनकी एज 55 साल है। ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, रेगुलर इनकम, मिनिमम टाइम होराइजन 5 साल लेके चलते हैं कि कम से कम इतने साल तो पोर्टफोलियो को होल्ड करेंगे, 9 से 10% का एवरेज रिटर्न टारगेट करते हैं। रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट रखा है, मतलब ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं और बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं चल रहे हैं, एक मॉडरेट सब प्रोफाइल बना रहे हैं, और तकरीबन 1.25 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये इनपुट देने के बाद जो नेक्स्ट शीट है वो आपको सजेस्टेड पोर्टफोलियोज बना के दे देती है, जिसमें कि आपका ब्रेकअप आ गया कि आपको कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इस शीट को मैं पहले भी कई बार जो हमारे सेशन थे उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत सिंपल सा आउटपुट आता है कि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड एसेट क्लास में कितना पैसा जाना चाहिए, डेट, बॉन्ड्स, जो सेफ्टी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है वहां कितना पैसा जाना चाहिए, और कितना पैसा आपको अपने पास कंटिजेंसीज के लिए रखना है, यानी जो आपको डे टू डे नीड्स के लिए पैसा चाहिए, जो आप डेली मंथली बेसिस पे जो खर्चे करेंगे वो कहाँ से निकलेगा, उसमें कितना पैसा जाना चाहिए। तो तीनों तीनों ही सेक्शंस को डिवाइड करके वो बता देता है कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ बाइफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो पहला सेक्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्टफोलियो प्लानिंग वाला है, ये बेसिकली एज के बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपकी एज 55 साल है तो आपका क्या ब्रेकअप होना चाहिए। तो जनरली दो तरीके होते हैं पोर्टफोलियो को प्लान करने के, एक होता है एज के बेसिस पे, दूसरा होता है आपका रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे। तो अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से करना चाहेंगे तो ये पहला वाला सेक्शन है जिसमें दिखा रहा है कि तकरीबन 45% इक्विटी, रियल एस्टेट या दोनों का मिक्स होना चाहिए, तकरीबन 27% डेट फंड्स और बॉन्ड फंड्स होने चाहिए या बॉन्ड्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, तकरीबन 28% के आसपास लिक्विड फंड्स या बैंक एफडीज होनी चाहिए। ये हो गया एज के बेसिस पे। उसके अलावा जो रिस्क प्रोफाइल है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, मतलब जिस इंडिविजुअल का या जिस क्लाइंट का जैसा रिस्क प्रोफाइल है वो जितना अपने पैसे पे मतलब अपने प्रोफाइल के हिसाब से कि वो कितने, उनकी क्षमता कितनी है रिस्क लेने की, उसके बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। जितनी क्षमता कम होगी रिस्क लेने की उतना ही कंजर्वेटिव हो जाएगा पोर्टफोलियो, रिटर्न उसी हिसाब से सेक्रीफाइस हो जाते हैं, बिकॉज आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं टूवर्ड सेफर इंस्ट्रूमेंट, डेट फंड और लिक्विड फंड की तरफ। तो ये तीन प्रोफाइल के बेसिस पे भी दिखाया हुआ है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक डमी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो मैंने अभी शुरुआत में बात की कि 40% के आसपास पैसा या 30% के आसपास पैसा हम लोग रखते हैं रेगुलर इनकम और कंटीजेंसीज की तरफ, और बाकी बचा हुआ 60 से 70% पैसा जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ। तो उसी तरीके से ये पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन बताया है। अजम्पशन वही है। 2023 में एज 55 साल है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें से अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% पैसा हमने रखा है रेगुलर इनकम और कंटीजेंसीज की तरफ। तो यानी 1 करोड़ 25 लाख में से 50 लाख रुपए आपके बैंक में है जो एफडी में होगा, बॉन्ड्स में होगा, लिक्विड फंड्स में होगा, डेट फंड्स में होगा, जहां पे आपको पता है कि मुझे एक कंजर्वेटिव बट फिक्स्ड रिटर्न टाइप ऑफ इनकम होगी, जिसको मैंने अज्यूम किया है तकरीबन 6% के आसपास। बाकी बचा हुआ 75 लाख रुपए जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए डाला गया है, जिसको कि टारगेट किया जा रहा है कि 12 से 15% का रिटर्न। मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए 15% लिया है। हाइब्रिड टाइप की इन्वेस्टमेंट करके आप 12 तक भी इसको टारगेट कर सकते हैं, मैंने 15 रखा है इसमें।
तो इसमें बेसिकली अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपका जो 50 लाख अमाउंट है जो रेगुलर इनकम के लिए, ये आपको पहले ही साल से पैसा देना शुरू कर रहा है एज विड्रॉल्स। या आप तकरीबन 9,60,000 रुपए, यानी आपके पोर्टफोलियो का तकरीबन ये मान के चलिए कि 1 करोड़ 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10 लाख रुपए के आसपास आपको पहले साल आप इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे। और ये इन्फ्लेशन के बेसिस पे, यानी महंगाई दर के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है ये विड्रॉल। तो ये 6% आपने देखा होगा कि ये 80,000 रुपये महीना दे रहा है, और 6% इन्फ्लेशन को भी काउंटर कर रहा है, जिसमें 6% शॉर्ट टर्म फंड्स का रिटर्न लिया गया, 15% इक्विटी फंड्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक पोर्टफोलियो बेसिकली उसी तरीके से तैयार है, जिसमें आपको रेगुलर इनकम आ रही है, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है। और ये जो आप हाईलाइटेड सेक्शन देख रहे हैं, इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जैसे ही आपका ये रेगुलर इनकम वाला सेक्शन खत्म होता है, मतलब ये अमाउंट खत्म होता है, हम इसे रीफिल कर देते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले अमाउंट से। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये 6 लाख रुपए पे आया, और हमारा खर्चा साल का तकरीबन 12 लाख रुपए है, तो इसको रीफिल किया गया, 50 लाख रुपए इक्विटी या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट से निकाला गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस हो रहा है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो इस तरीके से वहां से पैसे को लॉन्ग टर्म ग्रोथ से निकाल के रेगुलर इनकम की तरफ डाला जाता है, और फिर से ये आपको रेगुलर इनकम देता रहता है। और ये इंक्रीमेंटल इनकम है, हर साल महंगाई को काउंटर करते हुए बढ़ रही है। इसको अगर आप पूरा पोर्टफोलियो को समझेंगे तो एंड में ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा खत्म हो रहा है, आपके पास तकरीबन 5 करोड़ पे तब भी बच रहा है। मतलब एट द एज ऑफ 85 आपके खर्चे भी निकाले हैं, इनकम भी निकाली है, और उसके बाद तकरीबन 5.25 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो फिर भी बैलेंस रह गया है। तो मैं आपकी अगर बात समझा हूँ, आप ये बोल रहे हैं कि हम 1 से 1.25 करोड़ रुपए का निवेश करके जी अगले 30 साल में लगभग 80,000 रुपये महीना इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, जो साल दर साल बढ़ती रहेगी इन रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन। और 30 साल के अंत में हमारे पास लगभग 5 करोड़ रुपए का एक 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 मुश्त अमाउंट भी होगा उस जी मंथली विड्रॉल के अलावा। जी 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 तो आपने जो कैलकुलेशन और ये जो टूल्स आपने भी जो दिखाए, एक तो जी इसे आप हमारे सब ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिएगा जी वैल्यू बिल्कुल। टॉक्स के टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि अगर कोई इसको समझना चाहे और आपसे आगे बात करना चाहे। मुझे ये बताएं, अब इसके अंदर जोखिम क्या क्या है, मतलब इसके अंदर परेशानी कहाँ आ सकती है इन्वेस्टर देखिए, परेशानी ये आ सकती है कि मार्केट जो है, या अगर बात करें हम इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की, तो गारंटी कुछ कुछ भी नहीं होती है। ऑब्वियसली मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, वॉलेटाइल रहेगा, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कतें आए, बट जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो रॉबस्ट होता जाता है, एक वॉल्यूम गेन कर लेता है, कुछ रिटर्न जनरेट कर लेता है, उसके बाद जब आप विड्रॉल लेते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत में सजेशन यही होता है कि आप अपनी जो रेगुलर विड्रॉल्स हैं उसको कम रखें, 3-4 साल दें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप डे वन से ही विड्रॉल करना शुरू कर देंगे तो उसको वो मौका नहीं मिलेगा एक रिटर्न जनरेट करने का। तो पहले 3-4 साल थोड़ा सा कम इनकम निकालें, उसको बढ़ने का मौका दें। और जब थोड़ा सा टाइम हो जाए, 4-5 साल हो जाए, और आपको दिखे कि हाँ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 12-15% का एवरेज रिटर्न आ रहा है, तब आप अपनी इनकम, जो रेगुलर इनकम आपको चाहिए, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बाद में। अब अगर आप शुरुआत से ही ज्यादा प्रेशर डालेंगे पोर्टफोलियो पे, तो उतना हो सकता है कि आपको अपनी कैपिटल में से ही अपने उसको विड्रॉल करना पड़े। तो शुरुआत के कुछ साल हो सकता है उथल पथल भरे रहे, बट जैसे जैसे पोर्टफोलियो थोड़ा स्ट्रेंथ लेगा, टाइम लगेगा, उसे 4-5 साल होंगे, तो एक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप इसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं, हर महीने या हर साल एक अमाउंट डिसाइड करके आप उसको विड्रॉ करके अपने इनकम के लिए यूज कर सकते हैं। एक जनरली गलती जो मैंने देखी है, जो ज्यादातर इन्वेस्टर करते हैं, जब इतना सारा पैसा उनके पास होता है ना, तो वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। मतलब उनको ये रहता है कि या तो मैं इसको एकदम से ही ना बढ़ा के 3 गुना 4 गुना कर लूं, जिसके लिए वो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। या वो इतनी कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं जो इन्फ्लेशन को, यानी महंगाई को भी नहीं बीट कर पाती है। तो उनका पैसा या तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, या फिर गलत जगह इन्वेस्ट होने की वजह से उनको वो रिटर्न नहीं आ पाते। तो अगर आप एक मॉडरेट सी अप्रोच लेके चले और 40% पैसा सेफ रखते हुए 60% पे थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे, तो आपको ये एक बहुत अच्छा मिक्स देगा, और आगे चल के आपके पोर्टफोलियो को सेल ना ही सिर्फ रेगुलर इनकम देगा, एक ग्रोथ भी देगा। तो मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, जितेंद्र जो कह रहे हैं कि 60% पैसा आप एग्रेसिव रखें। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप किसी तरह का ऐसा जोखिम उठाएं जो अ, जिसमें आपके मूल का नुकसान हो। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए 60 लाख रुपया इक्विटीज में लगाया, और इस वक्त में बाजार में किसी वजह से कोई
दबाव बना जिसकी वजह से कि मार्केट डाउन हुई, तो हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आज 60 की वैल्यू 58 दिखाए। तो 58 दिखाने से उसकी वैल्यू 58 नहीं हो गई है, वो आज की उसकी मार्केट प्राइस है। आप अगर उसके अंदर बने रहेंगे, अगर पोर्टफोलियो का चुनाव सही किया गया होगा, अच्छी कंपनीज के अंदर बढ़िया से डाइवर्सिफाई करके निवेश किया गया होगा, तो 5 साल बाद वही 60 लाख रुपए बढ़ करके और लगभग 1.25 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख होगा। उस वक्त में भी हो सकता है बाजार में फिर कोई दबाव बने, फिर से कोई बियर सिचुएशन आए, फिर से मंदी आए, तो लेकिन ये नहीं कि फिर वो 55 लाख हो जाएगा, फिर वो गिर करके मे बी 10 लाख नीचे आया, उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपने जो इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किए वो आपके वॉलेटिलिटी जो है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा और आपका प्रिंसिपल उतना ही सेफ होता जाएगा, आपकी वेल्थ ग्रो करती जाएगी। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये आता है जितेंद्र, आप इन्वेस्ट करने के बाद में अपने क्लाइंट्स के लिए कितनी बार इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं कि इसको रीबैलेंस करने की जरूरत है या हमें इक्विटी की तरफ लोड बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि मुझे उससे फायदा होगा, या इक्विटी से निकाल कर मुझे डेट में करने की जरूरत है? कितनी बार करते हैं और कैसे करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? देखिए, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, या कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से बहुत एक्टिवली रिव्यू करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये मान के चलिए साल में 2 बार इसे किया जाता है। मे बी 6-6 महीने के अंतराल पे इसको रिव्यू करना ठीक रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिव्यू करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप हर महीने पोर्टफोलियो में बैठेंगे तो वो आपको सिर्फ स्ट्रेस देगा, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए पोर्टफोलियो को एक शेप में आने के लिए। 6 महीने पे रिव्यू करिए, साल के अंत में एक बार ही रिव्यू करिए, या कोई बहुत मेजर इवेंट अगर आपको लगे कि हाँ कोई ऐसा इवेंट आ गया जिससे मार्केट किधर भी जा सकती है, उथल पुथल हो सकता है, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, या कुछ मतलब ऐसा है, एक कोई न्यूज आ गया, कोई इवेंट आ गई जिसकी वजह से लग रहा है मार्केट में करेक्शन के चांसेस आ रहे हैं या क्रैश होने के आ रहे हैं, तब आप रिव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अच्छे फंड्स चूज किए हैं, तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, सब कुछ अपने ध्यान में रख के ही पोर्टफोलियो बनाया है, तो 6 महीने सफिशिएंट इनफ। हम जनरली साल में 2 बार ही करते हैं, 6 महीने और 12, मतलब साल के अंत में, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन आ जाए। उसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इस पोर्टफोलियो के अंदर जो ब्यूटी है वो यही है कि इसमें ऑटो रीबैलेंसिंग होती रहती है। ऑटो रीबैलेंसिंग ऐसे होती है कि जैसे ही आपका डेट फंड खत्म शुरू होगा, मतलब जो पैसा आपने 40% या 30% रखा है अपनी रेगुलर इनकम के लिए, जैसे ही वो खत्म होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अपना इक्विटी से या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल के उसे रिफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रेगुलर इनकम नहीं आएगी। तो जैसे ही आप देखते हैं कि अच्छा पहले मेरे को हर साल 10 लाख रुपए चाहिए और मेरा जो डेट वाला जो फंड है जो हमने रेगुलर इनकम और कंटीजेंसी के लिए रखा है वो गिर के तकरीबन 2 लाख पे आ गया है, तो आपको इक्विटी से पैसा निकालना पड़ेगा, इधर रिफिल करना पड़ेगा, तो ऑटो रीबैलेंसिंग हो जाती है। और वो रीबैलेंसिंग करने से ये होगा कि अगर बाई चांस आगे चल के कभी मार्केट में कोई करेक्शन क्रैश आ रहा है तो आपने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और आप उसको सेव कर लिया, तो आपकी रेगुलर इनकम पे कभी भी बात नहीं आएगी। सिर्फ ये हो सकता है कि आपका इक्विटी ऊपर नीचे जाता रहे जिसकी कि आपको जरूरत नहीं है, आपने उसको रखा ही लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रोथ के लिए है। रेगुलर इनकम आपने ऑलरेडी सेव कर ली है, तो वहां से आपके खर्चे चलते रहेंगे। ओके। मैं आपसे इसमें एक बात और पूछना चाहूंगा। आप जैसे बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के रिटर्न्स, जब मैं जी। ये डेट और इक्विटी का मिक्स करता हूँ तो लगभग मैं इसमें किस तरह के रिटर्न को ये कह सकता हूँ कि इतना मिल जाएगा? गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट एक मतलब हर चीज की एक एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंदाजे तो बन ही जाते आप ये मान के चलिए पोस्ट टैक्स 10 से 12%, हैं। इक्विटी और बारह डेट का मिक्स करके परसेंट 10 से 12%। अगर आपने लगभग 40% डेट में लगाया है और जी। 60% अगर इक्विटी में लगाया है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर मुझे 12% का चक्रवृद्धि ब्याज लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। जी, और ये मैं आपको पोस्ट टैक्स बता रहा हूँ, तो अगर आप इसे प्री टैक्स करेंगे तो अगर कोई 30% स्लैब में आता है, अगर पेंशन भी आ रही है और भी सोर्सेज ऑफ इनकम है और 30% स्लैब में है, तो हो सकता है बढ़ के 15-16% भी हो टैक्स कटवाने के बाद, 12% के आसपास। इसलिए मैंने कहा कि 10 से 12% टैक्स के बाद आना चाहिए, कम से कम इतना। तो रिटर्न तो इसका मतलब 15% सालाने के आसपास हुआ, उसके बाद मेरी पर्सनल टैक्सेशन लाइबिलिटीज के हिसाब से मेरे को जी। जी। वो आएगा।
आपने अपने शीट में ये भी दिखाया इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आपने रियल एस्टेट की बात करी। रियल एस्टेट मेरा पर्सनल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जी। इसको आप कैसे समझना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ टारगेट करना है, तो आपके पास मेजरली 2 ही एसेट क्लास आती है, या तो इक्विटी है या रियल एस्टेट है, जहाँ पे वो पोटेंशियल है कि वो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। आपको एफडी से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो मुझे 7-8% का या 10% का रिटर्न दे पाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट गिरते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में एफडीज और बॉन्ड्स ये इस तरीके के सेफर इंस्ट्रूमेंट में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। ये आपके लिए सिर्फ एक पार्किंग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो आपको 12, 15, 18% का पोटेंशियल रखते हैं। जैसे कि हम पहले भी कई क्लाइंट के लिए काम कर चुके हैं, आप और मैं साथ में मिलकर हमने उन्हें अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज दिलवाई, जहाँ पे आरओआई अगर हम देखेंगे तो 12-15% से ऊपर निकल जाता है, रेंटल प्लस एप्रिसिएशन मिला के। तो उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट मैंने इनको एज अ कोरिलेटेड एसेट क्लास के तौर पे लिया है, तो इक्विटी ले, रियल एस्टेट ले या दोनों का मिक्स ले, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो हो सकता है आधा आधा दोनों में डाल दिया, या सारा एक तरफ अगर बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंट मिल गया, या अगर आप कंफर्टेबल। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स का कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको लगता है रियल एस्टेट में वो ज्यादा कंफर्टेबल है ज्यादा देन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के, तो वो भी हो सकता है। उन्हें लगता है मैं सारा पैसा एक जगह नहीं डालना चाहता, तो मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा डालूंगा, वो भी हो सकता है। उन्हें लगता है नहीं, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं है, मैं इक्विटी में ज्यादा अच्छा हूँ, मैं इक्विटी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वो भी हो सकता है। सो आवर जॉब इज टू कस्टमाइज थिंग्स एंड मेक इट मोर बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट्स रादर देन पुशिंग प्रोडक्ट्स ऑन देम, तो हम उनके हिसाब से कस्टमाइज करके पोर्टफोलियो डिजाइन कर देते हैं। सो मैं जितेंद्र की बात को यहाँ पर वापस से और स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। As per our understanding of the market and financial industry and the way wealth grows, equity and real estate we treat at par if done properly. But then, when we are doing financial planning for our clients, we give them 2, 3, 4 different scenarios, and it is the client's choice ultimately कि वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या उनको फायदा है, किसके अंदर उनका प्रायोरिटी है, किसके अंदर उनकी चॉइस है। As far as we at Olive Green Consultants are concerned, we do not have a stated position कि आप इसी में कीजिए, तो वो हमारे क्लाइंट्स का चॉइस रहता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ऑडियंस को ये ओपन करूंगा हाउस। देखिए, मैं अगर मुझे जिस तरह से अपने बच्चे प्यारे हैं उसी तरह से अपना निवेश प्यारा है, तो ये कहना तो सही है कि रोज रोज चेक नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मैं आज अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दूंगा तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि मैं उनसे कम से कम हफ्ते में एक बार वीडियो जी। कॉल तो कर पाऊँ। तो आपके पास भी क्या कोई ऐसी सुविधा है जिससे कि आप अपने इन्वेस्टर्स को कोई एक्सेस देते हैं, कुछ है जिससे कि वो देख पाए कि आज वो अपने, मतलब बार बार आपको फोन करने की बजाय वो भी खुद से चेक कर पाए उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि अगर घबराहट हो तो आपसे कम से कम बात तो कर पाए। जी, आज के ज़माने में मतलब ये चीज़ें तो बेसिक हो गई है, मतलब पोर्टफोलियो की एक्सेसिबिलिटी अगर क्लाइंट्स को नहीं दी जाएगी, तो फिर इसका मतलब कहीं न कहीं आप उनको वो सर्विस नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करते हैं। तो हमारे पास और सारे ऑप्शन हैं, आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है, मोबाइल पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एक्सेस दिया जाता है दोनों ही तरीके से, जो आपको कंफर्टेबल, कन्वीनिएंट लगे, लगे, मोबाइल पे एक्सेस मिलेगा, वेबसाइट पे लगे, वेबसाइट पे मिलेगा। तो वो एक्सेस होता है, आप कभी भी लॉगिन करके उसमें अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। आपको डिस्कस करना है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कहा है 6 महीने और साल भर, तो आप उससे बात नहीं कर सकते उस दौरान में। आपको कभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल करके, मैसेज करके, ईमेल करके मुझसे वो अपनी जो भी दुविधा है या कोई सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो बेस्ट हो सकता है, जो मुझे लग रहा है और मेरी जो एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से मैं उसका जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस तरीके के टाइम में जहाँ की थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट को देखते हुए आदमी इम्पेशेंट हो जाता है, मैं वहां पे आपको आपका सही डायरेक्शन देते हुए आपको सही गाइडेंस। Okay. So just for the audience, all our systems, all whatever money our clients invest in Olive Green Consultant, I mean using the Olive Green Consultant services, all our systems are available online. All your portfolio, etc., etc., is available online. We are a totally paperless,
live environment working. We work with a lot of Fortune 500 companies, their employees also. So we provide access to our clients on through a mobile application, through a laptop login, and it is you can have a comprehensive view of your portfolio, of your mutual fund, debt, etc., whatever investments you've made at the click of a button. I will close my part of the meeting now. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.